So now the last receivable that we are going to discuss is notes receivable. So सबसे पहले जैसे मैंने आपको पहले भी कहा था, receivable is again the same thing that you have to receive money from the client or the customer or the vendor. But जो major difference होता है between an account receivable and note receivable is of note. Note receivable involves a promissory note. एज अगर इफ यू कैन सी कि मैंने यहीं पे सारी इसके कैरेक्टरिस्टिक्स यहाँ पे लिस्ट डाउन किए हुए हैं. सबसे पहले तो obviously the person or the client, the vendor who has to pay the money is the debtor, and the person who has to collect that money is known as the creditor. So हम किसी को क्रेडिट पे कोई चीज़ दे रहे हैं, the other person has to pay us the amount at a future date. So यूजुअली जितने भी हमारे नोट्स होते हैं दे इन्वॉल्व एन इंटरेस्ट. सो नोट्स रिसीवेबल का जो एक कैरेक्टरिस्टिक होता है वो सबसे मेजर ये होता है कि इट बेयर्स इंटरेस्ट. व्हेनेवर इट बेयर्स इंटरेस्ट, सो जो भी हमारा क्रेडिटर होता है यानी जो भी आपका सेलर है वो डिमांड करता है जो भी आपका क्लाइंट है या वेंडर है जिसने पैसे देने होते हैं कि वो उसके बदले में एक प्रॉमिसरी नोट साइन करे. बिकॉज द रीज़न इज़ कि क्योंकि वो इंटरेस्ट पेयरिंग होता है, तो ये होता है कि आगे वाली जो पार्टी है वो आगे जाके ये ना कहे कि इट वॉजन एन इंटरेस्ट पेयरिंग रिसीवेबल. सो तमाम चीज़ों को फॉर्मलाइज करने के लिए द क्रेडिटर रिक्वायर्स अ प्रॉमिसरी नोट. अच्छा, दिस नोट इज ऑलवेज इन राइटिंग एंड दिस इज पेड ऑन डिमांड. किसकी डिमांड पे होता है? क्रेडिटर की डिमांड पे होता है, बिकॉज क्रेडिटर डिमांड्स द डेटर टू साइन दिस प्रॉमिसरी नोट. And then this note involves a specific sum of money, a definite sum of money, which is to be paid at a specified future date. So यहाँ पे आपका टाइम एंड आपका अमाउंट सबका सब पहले से स्पेसिफाइड होता है एंड वो सब इन राइटिंग होता है. किसको पे करना है, किसने पे करना है, तमाम डिटेल्स इसमें मौजूद होती हैं. So the person who promises to pay is known as the maker, and that is the main person who signs the note. So and the person to whom payment is to be made, जिसने पेमेंट रिसीव करनी होती है, that is known as the payee. अच्छा, यूजुअली जैसे मैंने आपको पहले ही कहा कि ये इंटरेस्ट बेयरिंग होते हैं. अच्छा, हाउ टू कैलकुलेट द इंटरेस्ट. अच्छा, सबसे एक और चीज मेन बात यह है कि अक्सर कभी कभी आप डायरेक्ट अपनी सेल्स के अगेंस्ट नोट रिसीवेबल लेते हैं, एंड कभी कभी हमारे जो नोट रिसीवेबल होते हैं वो इनिशिएट होते हैं अगेंस्ट द ऑलरेडी ओपनड अकाउंट ऑफ अकाउंट रिसीवेबल. तो अगर पहले से किसी कस्टमर का कोई अकाउंट रिसीवेबल का अकाउंट हमारे पास ओपन है और हमने किसी कस्टमर से अकाउंट रिसीवेबल लेना है, बट दैट कस्टमर हैज नाउ फेल्ड टू पे अगेंस्ट दैट रिसीवेबल, सो कुछ कंपनीज होती हैं जो फिर इंटरेस्ट चार्ज करने लग जाती हैं कि अब आप जब भी पे करेंगे देन यू हैव टू पे इंटरेस्ट एज वेल. सो यहाँ पे क्या होता है कि आपका जो अकाउंट रिसीवेबल है वो आपका कन्वर्ट हो जाता है इनटू नोट रिसीवेबल. सो इट मीन्स समटाइम्स हमारी डायरेक्टली सेल्स जो बेस्ड होती है वो नोट रिसीवेबल पे होती है, एंड समटाइम्स क्या होता है कि जो आपका ऑलरेडी ओपनड अकाउंट होता है ऑफ अकाउंट रिसीवेबल उसके अगेंस्ट आप नोट रिसीवेबल रिसीव करते हैं फ्रॉम अ कस्टमर. नाउ हाउ टू कंप्यूट द इंटरेस्ट. You can see here is the formula of computing interest. So first we should know the principal, the face value. Face value क्या है? For example, a customer has signed a note of ₹1,000 bearing an interest of 6%. So यहाँ पे जो आपका एक्चुअल नोट रिसीवेबल की जो वैल्यू है दैट इज 1000 और उस पर इंटरेस्ट कितना चार्ज हो रहा है 6%. सो दिस 1000 इज द फेस वैल्यू और यू कैन से द प्रिंसिपल अमाउंट. एंड वन थिंग, नोट रिसीवेबल, जब भी आप नोट रिसीवेबल की अपनी एंट्री करते हैं अपनी बुक्स में, you always charge note receivable at its face value or at its principal value, though you have to receive the interest from the customer, but जो भी हम interest receive करते हैं that is known as interest revenue, कि हम नोट पे इंटरेस्ट कमा रहे हैं. So interest is a form of earning for a company. So interest, when you have to receive interest, when you are earning interest, in that case interest is a revenue for you, and when you have to pay interest, so interest is an expense for you. For example, हमने यहाँ पे कहा था we have two parties, maker and pay. When the maker is going to pay interest, the maker के books में interest would be charged as an interest expense. But when the pay has to receive the interest, then interest in the books of the pay will be interest revenue or interest income.
सो ये यहाँ पे यू हैव टू बी वेरी श्योर कि हम मेकर की बात कर रहे हैं, पे की बात कर रहे हैं. whenever maker is someone who has to pay the note receivable. So whenever the maker will pay an interest, maker will charge it as an interest expense, and when the payee has to receive the interest, payee will charge it as an interest revenue. But जो note receivable होता है itself, note receivable is always charged at its face value. एंड फेस वैल्यू क्या है, जैसे हमने यहाँ पे एग्जांपल दिया, कस्टमर हैज साइंड अ नोट ऑफ ₹1000 बेयरिंग एन इंटरेस्ट ऑफ 6%. सो हम इंटरेस्ट को अलग रखते हैं और जितने का नोट इटसेल्फ होता है, जो नोट की एक्चुअल वैल्यू होती है, यानी जो फेस वैल्यू होती है, हम उससे उसको रिकॉर्ड करते हैं. सो यहाँ पे वी शुड नो द फेस वैल्यू, ऑल्सो नोन एज प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ द नोट, एंड देन द रेट ऑफ इंटरेस्ट. ओके, सो यहाँ पे जितने भी रेट ऑफ इंटरेस्ट होते हैं, जैसे हमने यहाँ पे एग्जांपल बोली कि कस्टमर हैज साइंड अ नोट ऑफ ₹1000 बेयरिंग एन इंटरेस्ट ऑफ 6%. कभी भी आप कभी भी न्यूज़पेपर में भी ऐड देखें, कहीं भी आप कुछ भी देखें कि यहाँ पे इंटरेस्ट मेंशन्ड है, सिर्फ इंटरेस्ट है, इंटरेस्ट के साथ हार्डली कभी लिखा होता है कि पर एनुअल बेसिस या ईयरली बेसिस, पर एनम, हार्डली लिखा होता है. क्यों? क्योंकि जब भी आपके पास इंटरेस्ट मेंशन्ड है कि इस चीज पे आपका इतना इंटरेस्ट है, देन automatically interest is always quoted in terms of annual basis. Remember, किसी को भी आपको बताने की जरूरत नहीं है कि इस पर एनम बेसिस, क्योंकि ऑटोमेटिकली जो भी इंटरेस्ट हमारा जहां भी कोटेड होता है, इंटरेस्ट इज ऑलवेज कोटेड इन टर्म्स ऑफ एनुअल बेसिस. सो भले आपके पास क्वेश्चन में लिखा है या नहीं लिखा है कि इट्स पर एनम बेसिस, पर ईयरली बेसिस या पर एनुअल बेसिस, you yourself should know that interest is always quoted on an annual basis. सो यहाँ पे हमें पता होना चाहिए कि रेट ऑफ इंटरेस्ट इज ऑलवेज कोटेड ऑन एनुअल बेसिस. देन मेरे पास है मल्टीप्लाई बाय टाइम इन टर्म्स ऑफ 1 ईयर. अच्छा, अब ये टाइम क्या है? हमें पता है कि टाइम तो हमेशा, हमने जैसे अभी बोला कि इंटरेस्ट इज ऑलवेज कोटेड इन टर्म्स ऑफ एनुअल बेसिस, यानी 1 साल की बेसिस पे हमारे पास इंटरेस्ट यहाँ पे कोट होता है. तो यहाँ पे जो टाइम है इन टर्म्स ऑफ 1 ईयर, ये हमारे पास क्यों गिवन है? इसलिए गिवन है क्योंकि समटाइम्स क्या होता है कि अगर आपने किसी कस्टमर ने आपको नोट रिसीवेबल साइन करके दिया है, हो सकता है कि वो जो नोट है वो 1 साल का नोट हो, 2 साल का नोट हो, या कभी कभी ये भी हो सकता है कि वो नोट जो हो कुछ मंथ्स का नोट हो. हम यहाँ पे एक एग्जांपल सॉल्व करेंगे ताकि हमें पता हो हाउ टू कंप्यूट एन इंटरेस्ट. बहुत गौर से सुनिएगा यहाँ पे आप. वी आर गोइंग टू कैलकुलेट. फॉर एग्जाम्पल, a customer has signed a note of ₹200,000 bearing an interest of 6%, and this note has a time period of 1 year. So again, यहाँ पे हमें फेस वैल्यू पता है which is 200,000, हमें टाइम पता है which is 1 year, and then हमें पता है कि कितना इस पे इंटरेस्ट है which is 6%. So let's do the calculations. यहाँ पे अगर हम कैलकुलेशंस करें, सबसे पहले फेस वैल्यू कितनी थी? ₹200,000. हाउ मच वाज द इंटरेस्ट? 6%. 6% इज ऑन एनुअल बेसिस. एंड देन हमारा टाइम ड्यूरेशन क्या है? 1 ईयर. सो सिंपली हमने यहाँ पे 1 लिख दिया. अब अगर मैं यहाँ पे अपना इंटरेस्ट का अमाउंट कैलकुलेट करूं, सो इंटरेस्ट की अमाउंट मेरे पास कितनी आएगी? 200,000 into 6% gives us an amount of 12,000. So this is the interest जो हमें मिलेगा अगर मेरा नोट साइन है फॉर अ ईयर. Now let's take a second example. A customer has signed a note of ₹200,000 bearing an interest of 6%. The life of the note is 4 months. अब यहाँ पे अगर हम देखें तो ये नोट कितने मंथ्स का है? ये साल का नहीं है. It's based on 4 months. So now how are we going to compute the interest rate in this scenario? Again, face value कितना था? 200,000. How much was the interest rate? 6%. अब यहाँ पे मेरा चेंज क्या हो जाएगा? टाइम चेंज हो जाएगा. अगर मैं यहाँ पे देखूं, लिखा हुआ है इन टर्म्स ऑफ 1 ईयर. अब मेरा यहाँ पे मुझे पता है कि इंटरेस्ट रेट कितना है. इंटरेस्ट रेट किसकी बेसिस पे है? 12 मंथ की बेसिस पे है, यानी एनुअल बेसिस पे. 1 साल में कितने मंथ्स होते हैं? 12 मंथ्स, वी ऑल नो. ठीक है. सो यहाँ पे ये 12 मंथ की बेसिस पे था.
अब ये जो नोट है, नोट कितने मंथ्स की बेसिस पे साइन हुआ है? 4 मंथ्स की बेसिस पे। सो वी हैव टू फाइंड आउट कि जो इंटरेस्ट है ये तो 6% 12 महीने की बेसिस पे है। अब मुझे मालूम करना है कि 4 मंथ्स के बेसिस पे कितना मेरा इंटरेस्ट अमाउंट बनेगा। हाउ एम आई गोइंग टू डू इट? 4 डिवाइडेड बाय 12। अब मेरा जो टाइम है वो है तो इन टर्म्स ऑफ 1 ईयर ही, 12 इंडिकेट्स 1 ईयर, और एक्चुअल मेरा टाइम कितना है? 4 मंथ्स का। सो व्हेन आई एम गोइंग टू डू द कैलकुलेशन, मुझे क्या अमाउंट मिलेगा? रुपीज 4,000. So this is how we compute interest. By the way, this is a simple interest calculation. This is not a compounding interest, and we are not looking at the compound interest. We are just looking at the simple interest payment. So यहाँ पे ये this is how we calculate the simple interest. Okay. Accounts receivable. हम notes receivable को भी हम net realizable value पे charge करते हैं, and नेट रियलाइजेबल वैल्यू पे जब हम इसको चार्ज करते हैं, देन अगेन जो मेथड हम फॉलो करते हैं वो अलाउंस मेथड ही फॉलो करते हैं। सो यहाँ पे जो हमारा अकाउंट होता है वो होता है अलाउंस फॉर डाउटफुल नोट्स। सो यहाँ पे अगेन बिल्कुल सेम चीज़ होती है हमारे पास, और ये हमें रिपीट करने की ज़रूरत नहीं है। हाउ डू वी अप्लाई द अलाउंस मेथड? सो हमें ये भी पता है कि किस तरह से हमें अपनी एस्टिमेट करनी है अलाउंस फॉर डाउटफुल नोट्स। जैसे हमने वहाँ पे अलाउंस फॉर डाउटफुल अकाउंट्स को हमने वहाँ पे एस्टिमेट किया था, सिमिलरली यू एस्टिमेट अलाउंस फॉर डाउटफुल नोट। सो वी डोंट हैव टू गो थ्रू द होल प्रोसीजर अगेन। सो हमें ये भी पता है कि हमारे पास नेट रियलाइजेबल वैल्यू किस तरह से आती है, हाउ डू वी रिपोर्ट ऑन दी फेस ऑफ बैलेंस शीट, कि आपके पास अगेन नोट रिसीवेबल की वैल्यू होती है, एंड देन यू डिडक्ट अलाउंस फॉर डाउटफुल नोट्स, एंड देन यू गेट द नेट रियलाइजेबल वैल्यू ऑन योर बैलेंस शीट। हमें ये भी पता है हमारी क्या एंट्रीज इन्वॉल्व होती हैं जब भी हम एस्टिमेट करते हैं, यानी जब भी आप अलाउंस फॉर डाउटफुल नोट्स का पहला अकाउंट बनाएंगे सबसे पहले। सो जब आप एस्टिमेट करते हैं, हाउ डू यू पास एन एंट्री? इफ यू रिमेंबर, हमने वहां पे किया था बैड डेट एक्सपेंस डेबिट एंड अलाउंस फॉर डाउटफुल अकाउंट हमने क्रेडिट किया था। सेम चीज यहाँ पे अप्लाई होगी, सेम चीज। सो देयर इज नो डिफरेंस। हम यहाँ पे अटेम्प्ट करेंगे कि किस तरह से हम नोट रिसीवेबल की एंट्री किस तरह से होती है सबसे पहले जब इनिशिएट होता है नोट, एंड अगर नोट हमारा पे हो जाए तब क्या होता है, अगर हमारा नोट अनपेड रहे तब क्या होता है। ठीक है, सो वी आर गोइंग टू डू दिस ट्रांजेक्शंस, बाकी एस्टिमेशन की ट्रांजेक्शंस विल रिमेन सेम। अच्छा, यूजुअली वी हैव टू काइंड्स ऑफ नोट्स। फर्स्ट इज एन ऑनर्ड नोट, सेकंड इज dishonored note. Honored note क्या होता है? When it is paid in full at its maturity date. जब भी आपको पूरा नोट अपनी मेच्योरिटी डेट पे रिसीव हो जाता है, this is known as honored note. And on the other hand, if the note is not paid in full at the maturity date, then it's a dishonored note. जो पे हो गया अपनी मेच्योरिटी डेट तक, it's an honored note. जो पे नहीं हुआ वो डिसऑनर्ड नोट है। ठीक है, अच्छा होता क्या है कि जो डिसऑनर्ड नोट होता है इट्स नो लॉन्गर अ नेगोशिएबल नोट, बट होता क्या है कि जो भी हमारा पे होता है उसके पास अभी भी क्लेम होता है अगेंस्ट, ऑब्वियसली जो भी मेकर ने नोट साइन किया होता है, द पे हैज स्टिल द क्लेम, कि वो अभी भी क्लेम कर सकता है कि इसने मेरा नोट अभी तक पे नहीं किया, तो वो क्लेम तो अमाउंट कर सकता है। सो हम देखेंगे किस तरह से जब क्लेम करते हैं, जब डिसऑनर्ड होता है तो क्या हमारी ट्रांजेक्शंस बनती हैं, और जब ऑनर्ड होता है तो क्या बनता है। सबसे पहले हम यहाँ पे ये देखेंगे कि किस तरह से एक रिसीवेबल जब हमारा इनिशिएट होता है, हाउ डू वी रिकॉर्ड एन एंट्री। सो सबसे पहले लेट्स अज्यूम ऑन May 1 ABC कंपनी receives a ₹1,000 note bearing an interest of 6% due in 2 months from XYZ company to settle an existing account of account receivable. यहाँ पे 1000 का नोट है जो कि साइन किया है, एबीसी कंपनी को मिला है, और साइन किसने किया है? XYZ कंपनी ने। द इंटरेस्ट इज 6%. दिस नोट इज ड्यू इन 2 months.
अभी हमने डेट क्या बोली थी कि May 1 पे हमने रिसीव किया है ये नोट, ठीक है। और ये किसके अगेंस्ट रिसीव किया है? एक ऑलरेडी जो अकाउंट रिसीवेबल हमारा ओपन है उसके अगेंस्ट हमने रिसीव किया है, ठीक है। सो यहाँ पे इसकी ट्रांजेक्शन क्या बनेगी? अगर मैं May 1 की ट्रांजेक्शन बनाऊं, हमने बोला है यहाँ पे कि हमने जो एग्जिस्टिंग हमारा अकाउंट रिसीवेबल था उसके अगेंस्ट मुझे ये नोट रिसीवेबल मिल रहा है। तो सबसे पहले तो कंपनी में नोट रिसीवेबल आ रहा है, एंड एसेट इज इंक्रीजिंग, एसेट इंक्रीजेस, एसेट इज डेबिटेड। So now we are going to debit note receivable with an amount of ₹1000। अब ये नोट रिसीवेबल किसके अगेंस्ट मिला है? मुझे किसी सेल्स के अगेंस्ट मिला है? नो, ये मुझे मिला है मेरे एग्जिस्टिंग अकाउंट रिसीवेबल के अगेंस्ट। तो जब अकाउंट रिसीवेबल के अगेंस्ट मिल रहा है यानी मेरा अकाउंट रिसीवेबल मेरे पास से जा रहा है एंड मुझे नोट रिसीवेबल मिल रहा है। सो सिंपली अकाउंट रिसीवेबल इज गोइंग टू बी credited by 1000। जस्ट अज्यूम कि अगर हमें अकाउंट रिसीवेबल के अगेंस्ट नहीं मिलता और हमें सेल्स के अगेंस्ट मिलता, तो सिंपली यहाँ पे हमारी ट्रांजैक्शन क्या होती है? नॉट रिसीवेबल डेबिट एंड सेल्स क्रेडिट। बट सिंस वी आर गेटिंग it against a receivable, account receivable, so we are going to simply credit account receivable and we are going to receive a note receivable। Now let's assume हमने कहा था 2 months का है। Now let's assume on June 1 ABC company has collected the complete receivable at its maturity date। अब जो ABC कंपनी थी वो पूरा रिसीवेबल कलेक्ट कर रही है इन फुल एट इट्स मैच्योरिटी डेट। अब इसकी ट्रांजैक्शन किस तरह बनेगी? सबसे पहले यू हैव टू कंप्यूट द इंटरेस्ट रेट। इंटरेस्ट रेट क्या हमने पहले ही आपको यहाँ पे इंफॉर्मेशन दी थी, हाउ डू वी कैलकुलेट? हियर यू कैन सी इंटरेस्ट रेट किस तरह से हमारा कैलकुलेट होता है। सो लेट्स कैलकुलेट द इंटरेस्ट रेट हियर। हमें पता है द फेस वैल्यू ऑफ नोट रिसीवेबल इज 1000। सो यहाँ पे हम करते हैं 1000। इंटरेस्ट कितना था इस पे? द इंटरेस्ट वाज 6%। एंड ये नोट है कितने मंथ्स में ड्यू? 2 मंथ्स में ड्यू था। सो 2 divided by 12। Let's find out the interest amount। It will be ₹10। So let's do the transaction here। जब हम इसको नोट को रिसीव करेंगे इन फुल एट इट्स मैच्योरिटी डेट, हाउ आर वी गोइंग टू रिकॉर्ड द ट्रांजैक्शन? ये है June 1, सॉरी नॉट June 1 एक्चुअली, yes we are going to receive it at okay 2 महीने थे तो we are going to receive it on July 31st एक्चुअली, ठीक है। सो सबसे पहले यहाँ पे हमें पता है कि जो नोट रिसीवेबल, अब नाउ वी आर गोइंग टू रिसीव द पेमेंट अगेंस्ट दिस नोट रिसीवेबल। सो सबसे पहले तो मुझे पता है कि मुझे क्या मिल रहा है? कैश मिल रहा है, ठीक है। एंड ये कैश किसके अगेंस्ट मिल रहा है? इस नोट रिसीवेबल के अगेंस्ट मिल रहा है। सो नोट रिसीवेबल के जब अगेंस्ट कैश मिल रहा है, सो नोट रिसीवेबल इज गोइंग टू बी क्रेडिटेड। क्यों? क्योंकि नोट अब हम इन फुल रिसीव कर रहे हैं। नोट की वैल्यू कितनी थी? 1000। सबसे पहले हमने 1000 यहाँ पे क्रेडिट कर दिया। अब हम कैश कितना रिसीव कर रहे हैं? सिंस वी नो दिस नोट हैज एन इंटरेस्ट ऑफ 6% और ये कितने मंथ्स का था? 2 मंथ्स का था। हमने कितना इंटरेस्ट यहाँ पे कैलकुलेट किया है? 10। एंड वी नो whenever we have to receive interest is a revenue for us, and whenever revenue generates, revenue is credited। और ये कौन सा रेवेन्यू है? इंटरेस्ट का रेवेन्यू है। सो यहाँ पे इंटरेस्ट रेवेन्यू इज गोइंग टू बी credited by ₹10। सो एक्चुअल कैश कितना रिसीव कर रही है कंपनी? 1010। So this is how you are going to pass an entry when you are going to receive the note in full at its maturity date, and this note is known as an honored note। Okay, now let's assume कि ये note जो honored note था, now this note is a dishonored note, यानी you are not going to receive it in full at its maturity date। So what is going to happen? मैंने आपको पहले ही कहा था इनिशियली कि भले नोट जो था वो डिसऑनर्ड हो गया है, बट स्टिल द पे हैज अ क्लेम अगेंस्ट दैट नोट। तो यहाँ पे क्या होता है कि हम सबसे पहले इस नोट को अकाउंट रिसीवेबल में जाके कन्वर्ट करते हैं।
वी डू नॉट राइट इट ऑफ थ्रू आवर बुक्स, हम अपनी बुक्स के थ्रू इसको बुक्स में से राइट ऑफ नहीं करते हैं। सबसे पहले हम इस नोट को अकाउंट रिसीवेबल के अंदर कन्वर्ट करते हैं। व्हाई डू वी हैव टू कन्वर्ट? बिकॉज जैसे ही आप कन्वर्ट करेंगे, इसके बाद भले अगर वो आपका रिसीवेबल कलेक्ट नहीं हो पाता, देन यू आर गोइंग टू रिमूव इट फ्रॉम योर बुक्स। बस सबसे पहले इसको हम सेटल करते हैं। सेटल किसके साथ करते हैं? आप सेटल करते हैं इसको अपने अकाउंट रिसीवेबल के अकाउंट में। एंड देन जब आपको वो अकाउंट रिसीवेबल नहीं मिलता है, एंड देन वही आपका प्रोसीजर होता है कि आप उसको अपनी बुक्स में से राइट ऑफ कर देते हैं। एंड दी सेम मेथड जो अकाउंट रिसीवेबल का होता है, बिल्कुल वही मेथड यहाँ पे अप्लाई होता है कि हम किस तरह से राइट ऑफ करेंगे। बट यहाँ पे सबसे पहले जब भी एक डिसऑनर्ड नोट होता है, स्टिल द क्लेम इज देयर, so you are going to transfer this note receivable into account receivable account. How are we going to do this? Again assume कि यहीं पे यही बिल्कुल हमारा सेम सिनेरियो था। जुलाई 31 आ चुका है and you have not received the payment. हमने बोला जब हम पेमेंट रिसीव नहीं करते तो हम क्या करते हैं? नोट रिसीवेबल को अकाउंट रिसीवेबल के अंदर कन्वर्ट करते हैं। यानी अब मेरा रिसीवेबल अकाउंट रिसीवेबल का क्या है? मेरा अकाउंट रेज हो रहा है। Account receivable is an asset, it's raising. Whenever asset raises, increases, asset is debited. So here we are going to debit account receivable. Again we are not going to enter the amount. मैं भी amount नहीं यहाँ पे लिखूंगी सबसे पहले, ठीक है? ये account receivable किसके अगेंस्ट में रेज कर रही हूँ? नोट रिसीवेबल के अगेंस्ट रेज कर रही हूँ। नोट रिसीवेबल की फेस वैल्यू कितनी थी? 1000 थी। इस नोट के अगेंस्ट मुझे इंटरेस्ट रेवेन्यू कितना अपना अर्न करना था? 10 अर्न करना था। सो नोट रिसीवेबल स्टिल 1000, इंटरेस्ट रेवेन्यू स्टिल 10। रिमेंबर हमने लिखा है कि इसको फुल नहीं मिला है, हमने ये नहीं लिखा कि इंटरेस्ट मिल गया है या नोट का अमाउंट मिल गया है, हमने बोला है कि इसको फुल नहीं मिला अभी तक, ठीक है? सो यहाँ पे नोट रिसीवेबल था मेरा 1000, मेरा इंटरेस्ट कितना बनता था इस पे? 10। सो जब आई एम गोइंग टू ट्रांसफर दिस नोट रिसीवेबल इनटू अकाउंट रिसीवेबल अकाउंट, how much amount will be titled against this account receivable? It would be 1010. So this is how we are going to pass an entry against our dishonored note. अच्छा, यहाँ पे हमारे पास नोट रिसीवेबल की ट्रांजेक्शन्स कंप्लीट हो गई हैं। अब अगेन नोट को भी आप नोट रिसीवेबल को भी आप बिल्कुल वैसे ही डिस्पोज करते हैं जैसे आप अकाउंट रिसीवेबल को डिस्पोज करते हैं। यू कैन सेल नोट रिसीवेबल्स एंड बाकी इसमें सारी ट्रांजेक्शन सेम है। सो नाउ वी आर डन विद आवर नोट्स रिसीवेबल।